तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स, प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम एंड फ्रॉड मैनेजमेंट। सबसे पहले हम कवर करेंगे मॉड्यूल ए साइबर क्राइम्स ओवरव्यू और उसका चैप्टर 5 कंप्यूटर हैकर्स। ये आईआईबीएफ के सिलेबस पर बेस्ड है और इसमें हमने बुक की हर एक लाइन को इतने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है कि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। और एक बात, अगर आपको लगे कि बुक की कोई भी लाइन का एक्सप्लेनेशन हमारे कंटेंट में मिसिंग है, तो प्रूफ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल आईडी पर मेल करें और इस कोर्स को फ्री में क्लेम करें। इस कोर्स को परचेस करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देर किए चलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स से। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम समझेंगे हैकिंग नाम की टेक्नोलॉजी को, इसे करने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं और दुनिया भर में प्रैक्टिस होने वाली हैकिंग की अलग अलग टाइप्स को। इसके साथ ही ये चैप्टर ये भी बताएगा कि हैकिंग का क्रिमिनल नेचर क्या है और इंटरनेशनल हैकर्स कैसे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स में काम करते हैं, जबकि डार्क वेब के जरिए अपनी अनामिटी बनाए रखते हैं। खास तौर पर ध्यान दिया जाएगा उन थ्रेट्स पर जो हैकिंग, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर को देती है और इसका असर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पर क्या पड़ता है। अब जानते हैं हैकिंग की टेक्नोलॉजी के बारे में। हैकिंग का मतलब है किसी दूसरे इंसान के कंप्यूटर सिस्टम या इंफॉर्मेशन रिसोर्स तक बिना इजाज़त के अनऑथराइज्ड एक्सेस हासिल करना। पहले हैक शब्द का मतलब होता था किसी चीज़ को भारी या तेज़ वॉर से काटना, लेकिन समय के साथ ये शब्द बदलता गया और कंप्यूटर सिस्टम्स, डेटा और इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज तक बिना इजाज़त पहुंचने से जुड़ी गया। साथ ही कुछ दशक पहले तक हैक शब्द किसी दिक्कत का समझदारी भरा, नया या टेक्निकली क्रिएटिव हल बताने के लिए भी यूज़ होता था और उस वक़्त इसका कंप्यूटर से कोई सीधा नाता भी नहीं था। यही सोच अब कंप्यूटर हैकिंग में भी दिखती है, जहां कंप्यूटर के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को इस तरह बदल दिया जाता है कि उसका ओरिजिनल मकसद या जो काम उसके बनाने वाले ने डिज़ाइन किया था, वो पूरी तरह बदल जाता है। बस यहीं पर एक बात समझना ज़रूरी हो जाता है। एक्सेस टू कंप्यूटर रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट। एक्सेस कई तरीकों से हो सकती है, कभी ऑथोराइज्ड, कभी अनऑथोराइज्ड, कभी इलीजिमेटेड, तो कभी किसी नेटवर्क के जरिए बैक एंड से या फिर सिस्टम लॉग्स को बाईपास करके। ये फ़र्क इसलिए मैटर करता है क्योंकि हैकिंग में असल में यही होता है कि कंप्यूटर में रखे डेटा या इन्फॉर्मेशन तक पहुंचा जाता है, वो भी ऑथोराइज्ड फ्रंट एंड एप्लीकेशन से नहीं बल्कि किसी और रास्ते से। और फ्रंट एंड एप्लीकेशन से जो एक्सेस होती है वो नॉर्मली एप्लीकेशन खुद रिकॉर्ड कर लेती है और इस तरह यूज़र की सारी एक्टिविटीज़ का पूरा लॉग और ऑडिट ट्रेल बन जाता है। चूंकि हर ऑथराइज्ड एक्टिविटी लॉग होती है और उसे ट्रेस किया जा सकता है, इसलिए फ्रंट एंड एप्लीकेशन के जरिए होने वाली एक्सेस को आमतौर पर हैकिंग नहीं माना जाता। लेकिन अगर वही फ्रंट एंड एप्लीकेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए और उसी के जरिए डेटा डिडलिंग या कोई और अनऑथराइज्ड मैनिपुलेशन की जाए, तो ये एक हैकिंग रिलेटेड इंसिडेंट बन सकता है। जब डेटा तक ऑथराइज्ड फ्रंट एंड प्रोसेस के अलावा किसी और तरीके से पहुंचा जाता है, तभी हैकर्स के लिए वो मुख्य एंट्री पॉइंट बनता है। ज़्यादातर हैकिंग टूल्स इसी मकसद से बनाए जाते हैं कि इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज तक एक्सेस मिल सके, जैसे रॉ डेटा, किसी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर DBMS की टेबल की एक रो, या फिर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस जैसे रूटिंग कॉन्फ़िगरेशंस किसी स्विच या राउटर में रूटिंग टेबल। यही वजह है कि हैकिंग के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ की जानकारी ज़रूरी होती है, जैसे सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग और बाकी रिलेटेड टेक्निकल एरियाज, और ये सब टारगेट सिस्टम की नेचर पर डिपेंड करता है। बैकएंड एक्सेस का मतलब है सीधे डेटाबेस तक पहुंचकर डेटा को देखना, एडिट करना या मॉडिफाई करना, ऐसे तरीके से जो नॉर्मल फ्रंट एंड एप्लीकेशन से मुमकिन नहीं होता। जैसे मान लो डेटाबेस में किसी खास रिकॉर्ड यानी रो को बदलना है, तो ये बदलाव बैक एंड एक्सेस के जरिए किया जा सकता है। ये काम आमतौर पर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL कमांड से होता है। ज़रूरी डेटा निकालने के लिए सेलेक्ट कमांड यूज़ होता है, और अगर कुछ बदलना हो तो अपडेट कमांड से सेलेक्टेड रो के किसी पार्टिकुलर कॉलम की वैल्यू मॉडिफाई की जाती है। ऐसे बदलाव करते वक्त एक ज़रूरी सावधानी रखनी होती है, SQL स्टेटमेंट में वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करना। वेयर क्लॉज ये पक्का करता है कि सिर्फ वही इंटेंडेड रिकॉर्ड यानी रो अपडेट हो और डेटाबेस का बाकी कोई डेटा इससे प्रभावित न हो। जब डेटाबेस को सीधे बैक एंड से एक्सेस किया जाता है, जैसे सेट या अपडेट कमांड्स चलाकर, तो ये एक्टिविटीज़ एप्लीकेशन लॉग्स में रिकॉर्ड नहीं होती। इसलिए ऐसे डेटाबेस ऑपरेशंस को अलग से डेटाबेस लॉग्स में रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है।
इन डेटाबेस लॉग्स को मेंटेन करना इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि अगर बैक एंड एक्टिविटीज़ सही तरीके से लॉग नहीं की जाती तो इससे डेटाबेस कंट्रोल्स का गंभीर ब्रीच हो सकता है और इंटीग्रिटी से जुड़ी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, क्योंकि तब डेटा में हुए बदलाव को ट्रेस करना या वेरीफाई करना मुश्किल हो जाता है। अब हैकिंग के नज़रिए से देखा जाए तो डेटाबेस की बैक एंड एक्सेस सबसे क्रिटिकल एरिया मानी जाती है और इसे लगातार मॉनिटर करते रहना चाहिए। इसमें खास ध्यान उन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पर देना पड़ता है जैसे रूटर कॉन्फ़िगरेशंस, स्विच कॉन्फ़िगरेशंस, क्रिटिकल डेटाबेसेस, कस्टमर इन्फॉर्मेशन और अकाउंट बैलेंसेस, क्योंकि यही सब चीज़ें हैकर्स के लिए सबसे बड़े वैल्यूएबल टारगेट्स बनती हैं। इसीलिए हर बैकएंड एक्टिविटी को बिना कोई ऑपरेशन छोड़े प्रॉपर्ली लॉग करना ज़रूरी होता है और साथ में सही सिक्योरिटी कंट्रोल्स भी लगाने पड़ते हैं, जैसे अलर्ट्स और सिस्टम मैनेजर्स को ऑटोमेटिकली जाने वाली नोटिफिकेशंस, ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड या सस्पिशियस एक्टिविटी तुरंत पकड़ में आ जाए और उस पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। यही वजह है कि बैकएंड एक्सेस को हमेशा एक हाई रिस्क एक्टिविटी माना जाता है और जहां तक मुमकिन हो इससे बचा जाना चाहिए। इसे सिर्फ उन्हीं एक्सेप्शनल सिचुएशंस में यूज़ करना चाहिए जहां काम फ्रंट एंड एप्लीकेशन से पूरा ही ना हो पा रहा हो, जैसे कोई छोटा मोटा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इश्यू सॉल्व करना या हेल्प डेस्क के जरिए किसी सिस्टम फ्लैग को रीसेट करना। जो सिस्टम ज़्यादा खुली बैक एंड एक्सेस देते हैं वो सीधे हैकर्स के लिए अट्रैक्टिव टारगेट्स बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ अनऑथराइज्ड एक्सेस पाने या डेटा मैनिपुलेट करने के मौके काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसलिए बैकएंड एक्सेस को सख्ती से कंट्रोल करना, सिर्फ ऑथोराइज्ड लोगों तक सीमित रखना और तभी यूज़ करना चाहिए जब बेहद ज़रूरी हो। साथ ही कंप्यूटर अपना डेटा और कई बार जानकारी भी किसी सर्वर में स्टोर करके रखता है, चाहे वो क्लाउड एनवायरनमेंट में हो या फिर किसी डेटा सेंटर के रिमोट सर्वर में। अब जब इसी डाटा को ऑथोराइज्ड फ्रंट एंड एप्लीकेशन के जरिए एक्सेस किया जाता है, जैसे कोई बैंक ब्रांच अपनी कोर बैंकिंग एप्लीकेशन यूज़ करती है, तो उसे नॉर्मल, ऑथोराइज्ड और लेजिटिमेट एक्सेस माना जाता है, क्योंकि ये पूरा तरीका सिस्टम के तय किए गए नियमों और सिक्योरिटी कंट्रोल्स को मानते हुए होता है। इसके उलट हैकिंग आमतौर पर एक मिलिशियस प्रोग्राम को औजार की तरह इस्तेमाल करके की जाती है, ताकि किसी कंप्यूटर रिसोर्स तक बिना इजाज़त पहुंचा जा सके। ये मैलिशियस प्रोग्राम खास तौर पर इसी मकसद से बनाया जाता है कि वो सिक्योरिटी कंट्रोल्स को चकमा दे सके और बिना ओनर की मर्जी के सिस्टम्स या डाटा तक पहुंच बना सके। और दिलचस्प बात यह है कि हैकिंग का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। ये तो कंप्यूटर्स के आम इस्तेमाल में आने से भी पहले से मौजूद था, जब इसका यूज़ टेलीफोन लाइंस को गैरकानूनी तरीके से बदलने के लिए होता था, खासतौर पर यूनाइटेड स्टेट्स यूएस में, ताकि बिना इजाज़त लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कॉल्स की जा सकें। अब बात करते हैं हैकर टूल्स के बारे में। इनका कोई तय मापदंड नहीं है और ऐसे कोई ऑफिशियल सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स भी नहीं हैं जो इन टूल्स को डिफाइन या अप्रूव करते हों। चूंकि हैकिंग खुद एक इलीगल एक्टिविटी है, इसीलिए कोई भी ऐसा टूल जिससे किसी दूसरे इंसान के कंप्यूटर सिस्टम तक उसकी जानकारी के बिना अनऑथोराइज्ड एक्सेस पाई जा सके, उसे हैकर टूल माना जा सकता है। वायरस प्रोग्राम्स और उनके अलग अलग वेरिएंट्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैकर टूल्स में गिने जाते हैं। ये टूल्स या तो हैकर्स खुद बनाते हैं या फिर पहले से मौजूद सोर्सेज से कॉपी करते हैं या फिर हैकर ग्रुप्स के अंदर आपस में शेयर करते हैं, ताकि अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़ की जा सकें। कहा जाता है कि आज लाखों वायरस प्रोग्राम्स मौजूद हैं और नए वेरिएंट्स लगातार बनते रहते हैं। हैकर्स और उनकी मलिशियस एक्टिविटीज़ किसी भी कंप्यूटर यूज़र को नुकसान पहुंचा सकती हैं, चाहे वो घर पर कंप्यूटर चलाने वाला हो, ईमेल यूज़र हो, स्टूडेंट हो, ब्लॉगर हो या फिर लोकल नेटवर्क या इंटरनेट पर काम करने वाला नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो। कंप्यूटर सिस्टम्स को सही मायने में सुरक्षित रखने के लिए ये ज़रूरी है कि कम से कम इतनी समझ तो हो कि हैकर टूल्स कैसे काम करते हैं, वो किस टेक्नोलॉजी अपनाते हैं और इनसे कितना नुकसान हो सकता है। और हैकर टूल्स दरअसल वो सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स या यूटिलिटीज़ होते हैं जिन्हें एक हैकर मौजूदा सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स को चकमा देकर किसी कंप्यूटर रिसोर्स तक अनऑथराइज्ड और इलीगल एक्सेस पाने के लिए अपनाता है। ज़्यादातर हैकर टूल्स छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी खास मकसद के लिए बनाए जाते हैं, जैसे अनऑथराइज्ड एक्सेस हासिल करना, डेटा चुराना या सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ का फ़ायदा उठाना।
कई बार तो ऐसे लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर भी जो आमतौर पर सही कामों के लिए काम आते हैं, हैकिंग के लिए गलत तरीके से अपना लिए जाते हैं। जैसे कोई की लॉगर, की स्ट्रोक लॉगर, स्टिगनोग्राफी टूल या प्रोफाइलिंग टूल। ये तभी हैकर टूल बन जाता है जब इसे बुरे इरादे से, यानी अनऑथोराइज्ड या इलीगल एक्टिविटीज करने के लिए अपनाया जाए। इसके बाद समझते हैं टेक्नोलीगल के नज़रिए से हैकर टूल्स को। असल में ज़्यादातर हैकर टूल्स प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के ज़रिए बनाए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स या प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस ही होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और मशीन लर्निंग की तेज़ी से हो रही तरक्की के साथ अब इंटरनेट पर और यहाँ तक कि डार्क वेब पर भी बहुत सारे हैकर टूल्स मिल जाते हैं, जिनमें से कुछ को एक फ़ी देकर हासिल किया जा सकता है। चूंकि हैकर टूल्स प्रोग्रामिंग के जरिए ही बनाए जाते हैं, इसलिए डेवलपमेंट स्टेज में ये पता लगाना हमेशा मुमकिन नहीं होता कि कोई प्रोग्राम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए बनाया जा रहा है या उसे बनाने वाला एक हैकर है। बाकी कई टेक्नोलॉजीज़ की तरह ही कंप्यूटर रिसोर्सेज तक पहुंचने के लिए बना सॉफ्टवेयर भी लेजिटिमेट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो सकता है या फिर इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए गलत तरीके से अपनाया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, मशीन लर्निंग और एआई ड्रिवन कोडिंग जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ के आ जाने से अब क्रिमिनल ऑफेंस इन टूल्स को बनाने से नहीं, बल्कि इनको डिप्लॉय करने और अनऑथोराइज एक्टिविटीज़ के लिए मिसयूज़ करने से जुड़ा माना जाता है। हैकर टूल्स की इन एडवांस्ड क्षमताओं की वजह से ये भी सामने आया है कि कुछ कंट्रीज़ अपने साइबर ऑपरेशंस के लिए प्रोफेशनल हैकर्स रखती हैं। इन हैकर्स को दुश्मन देशों की क्रिटिकल डेटाबेसेस की जासूसी करने या उन तक अनऑथोराइज्ड एक्सेस पाने के काम में लगाया जा सकता है। साथ ही ये भी बताया गया है कि कुछ मामलों में इस तरह की एक्सपर्टाइज का इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल इश्यूज या दूसरी स्ट्रैटेजिक चिंताओं से जुड़े इंटरनल थ्रेट्स से निपटने के लिए भी किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स की हैकिंग की, जो ज़्यादातर स्क्रिप्ट्स या दूसरी नेटवर्क प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के जरिए की जाती है। स्क्रिप्ट्स असल में छोटे यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी खास मकसद के लिए लिखे जाते हैं, जैसे नेटवर्क से गुजरते डेटा को मैनिपुलेट करना या टारगेट सिस्टम कैसे काम करता है इसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना। ऐसी स्क्रिप्ट्स हैकर्स की मदद करती हैं टारगेट सिस्टम की फंक्शनिंग और उसमें मौजूद संभावित वल्नरेबिलिटीज़ को समझने में। कुछ हैकर्स इन स्क्रिप्ट्स को इंटरनेट पर पब्लिश भी कर देते हैं ताकि बिगिनर्स इनकी मदद से हैकिंग टेक्निक्स सीख सकें या हैकिंग का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल कर सकें। वहीं कुछ एडवांस्ड या प्रोफेशनल हैकर्स पहले से मौजूद स्क्रिप्ट्स को स्टडी करते हैं और फिर उन्हें कस्टमाइज या मॉडिफाई करके ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हैकिंग टेक्निक्स बनाते हैं। ऐसे कस्टमाइज टूल्स अक्सर इस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो किसी खास टारगेट सिस्टम को उसकी पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटीज़ का फ़ायदा उठाकर निशाना बना सकें। और कई मामलों में तो हैकर्स को किसी खास मिशन के लिए हायर भी किया जाता है ताकि वो किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या इंफॉर्मेशन रिसोर्स को टारगेट कर सकें। अब जानते हैं वो कुछ कॉमन टेक्नोलॉजीज जो हैकर्स अक्सर इस्तेमाल करते हैं। वायरसेस और वर्म्स, ये मलवेयर होते हैं जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर सिस्टम्स को इन्फेक्ट करने, नेटवर्क्स में फैलने और अनऑथोराइज्ड एक्टिविटीज़ करने के लिए किया जाता है। मालवेयर अटैक्स, अलग अलग तरह के मालवेयर जैसे एडवेयर, स्पैम और दूसरे मेलिशियस प्रोग्राम्स सिस्टम्स और इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डिनायल ऑफ सर्विस, डॉस और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, डीडॉस अटैक्स। इन अटैक्स में किसी सिस्टम या नेटवर्क पर ज़रूरत से ज़्यादा ट्रैफिक भेज दिया जाता है जिससे वो लेजिटिमेट यूजर्स के लिए काम करना बंद कर देता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी स्पूफिंग और मास्करेडिंग, ये टेक्निक्स अटैकर की असली पहचान छुपाने या उसे गलत दिखाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, यानी खुद को किसी ट्रस्टेड यूज़र या सिस्टम की तरह पेश करना। ईमेल स्पूफिंग और दूसरी हाइडिंग टेक्निक्स, इनका इस्तेमाल असली सेंडर की पहचान छुपाने और रेसिपिएंट को ये यकीन दिलाने के लिए किया जाता है कि ईमेल किसी लेजिटिमेट सोर्स से आई है। प्रॉक्सी और फास्ट फ्लक्स टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल, ये टेक्नोलॉजीज़ अटैकर की असली लोकेशन या पहचान छुपाने के काम आती है, चाहे कम्युनिकेशन को प्रॉक्सी सर्वर्स के जरिए रूट करके या फिर फास्ट फ्लक्स टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेसेस और डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस इंफॉर्मेशन को बार बार बदलते रहकर। अब समझते हैं कि हैकिंग में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजीज़ दो तरह की होती है। कुछ टेक्नोलॉजीज़ असल में लेजिटिमेट होती हैं, जो शुरू में किसी सही मकसद के लिए बनाई गई थी, लेकिन बाद में उन्हें इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए मिसयूज़ कर लिया जाता है।
दूसरी तरफ कुछ टेक्नोलॉजीज शुरू से ही इलीगल होती हैं, यानी पर से और एब इनिशियो इलीगल, क्योंकि इन्हें बनाया ही अनऑथोराइज्ड एक्सेस, साइबर अटैक्स या दूसरी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने के लिए जाता है। यानी किसी भी टेक्नोलॉजी की लीगलिटी दो बातों पर टिकी होती है, या तो उसे किस मकसद से बनाया गया या फिर उसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह की एक टेक्नोलॉजी है रूट किट, जो एक तरह का मालवेयर है और कंप्यूटर सिस्टम के स्टार्ट होते ही एक्टिव हो जाता है। इसे रूटकिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लगभग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही काम करना शुरू कर देता है, जिससे इसे पकड़ पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। और चूंकि ये सिस्टम स्टार्टअप प्रोसेस के दौरान ही लॉड हो जाता है और अपनी मौजूदगी छुपाए रखता है, इसलिए एक रूटकिट लंबे समय तक बिना पकड़े छुपा रह सकता है। इसे डिज़ाइन ही इस तरह किया जाता है कि ये कंप्यूटर के उन रिसोर्सेज तक अनऑथोराइज्ड एक्सेस दे सके जो आमतौर पर यूज़र से छुपे या दूर रहते हैं, जैसे यूज़र मैनेजमेंट कंपोनेंट्स या ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस। और कई बार तो एक रूटकिट खुद को किसी दूसरे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अंदर छुपा भी लेता है, जिससे इसे ढूंढना और हटाना और भी मुश्किल हो जाता है। इसी तरह हैकिंग और दूसरी इलीगल ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में एक और एडवांस टेक्निक भी काम आती है, जिसे कीवर्ड स्पैमिंग कहते हैं। इसमें जानबूझकर एक ही कीवर्ड्स या कीवर्ड फ्रेजेस को बार बार दोहराया जाता है और इस ज़्यादा रेपिटेशन की वजह से कंटेंट भ्रामक बन जाता है। इसका असर ये होता है कि सर्च इंजिन्स जिस तरह इंफॉर्मेशन को प्रोसेस या रैंक करते हैं, वो पूरा तरीका ही मैनिपुलेट हो जाता है। इसी कड़ी में कुछ और टेक्नोलॉजीज भी इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले बात करें ऑटोमेटेड लिंक स्पैमर्स की, तो इनमें रोबोट्स खुद ब खुद बड़ी तादाद में लिंक्स बनाकर फैलाते हैं ताकि वेबसाइट्स को प्रमोट किया जा सके या स्पैम से जुड़ी एक्टिविटीज़ की जा सके। इसी तरह डोरवे पेजेस भी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें खास कीवर्ड्स के साथ अलग से वेब पेजेस बनाई जाती हैं ताकि सर्च इंजिन्स को अपनी तरफ खींचा जा सके। खास बात यह है कि ये पेजेस असली ह्यूमन विजिटर्स के लिए बहुत कम या बिल्कुल भी काम की इंफॉर्मेशन नहीं रखती और इनका मकसद बस सर्च इंजन रिजल्ट्स को प्रभावित करना होता है। और फिर आती है क्लोकिंग, जो असल में मास्करेडिंग का ही एक रूप है, जिसमें सर्च इंजिन्स और असली ह्यूमन विजिटर्स को जानबूझकर अलग अलग कंटेंट दिखाया जाता है। यानी असली कंटेंट को यूज़र से छुपा दिया जाता है, जबकि सर्च इंजिन्स को कुछ और ही इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है। अब समझते हैं आखिर हैकर होता कौन है। एक हैकर वो इंसान होता है जो चुपके से किसी कंप्यूटर सिस्टम तक बिना इजाज़त पहुंच बना लेता है ताकि इंफॉर्मेशन हासिल कर सके, नुकसान पहुंचा सके या सिस्टम के ओनर के खिलाफ कोई और अनऑथोराइज एक्टिविटी कर सके। आसान भाषा में कहें तो जो इंसान कंप्यूटर सिस्टम्स को हैक करता है उसे हैकर कहा जाता है। आमतौर पर एक हैकर को बेहद स्किल्ड प्रोग्रामर माना जाता है, जिसे प्रोग्रामिंग और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजीज़ की गहरी समझ होती है। शुरुआत में जब हैकर शब्द पॉपुलर हुआ तो इसका मतलब होता था एक ऐसा हाईली स्किल्ड प्रोग्रामर जिसे मशीन कोड और ऑपरेटिंग सिस्टम्स की एक्सपर्टीज़ हो। 1990 के डेकेड्स में ऐसे स्किल्ड लोग अक्सर अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स, नेटवर्क्स और दूसरी टेक्नोलॉजीज़ की जानकारी का इस्तेमाल करके कंप्यूटर सिस्टम्स तक बिना इजाज़त पहुंच बना लेते थे। कुछ मामलों में तो हैकर्स ने कॉर्पोरेट एस्पियोनाज और डेटा स्पाइंग को एक पेड प्रोफेशनल सर्विस की तरह भी अपनाया, हालांकि ऐसी एक्टिविटीज़ पूरी तरह इलीगल मानी जाती हैं। अब समझते हैं हैकिंग और क्रैकिंग के बीच का फ़र्क। इन दोनों के बीच के अंतर को लेकर लंबे समय से एक बहस चलती आई है। आमतौर पर माना जाता है कि हैकिंग किसी अच्छे मकसद से की जाती है, जबकि क्रैकिंग किसी बुरे या मलिशियस मकसद से की जाती है। लेकिन ये साफ कर देना ज़रूरी है कि ये फ़र्क न तो कोई लीगली एक्सेप्टेड इंटरप्रिटेशन है और न ही कोई सोशली रिकॉग्नाइज्ड डेफिनेशन। हैकिंग से जुड़े लीगल पहलू और इसकी इलीगैलिटी को लेकर विस्तार से बात इसी चैप्टर में आगे की जाएगी। कुछ प्रोफेशनल्स हैकिंग को एक ऐसी एक्टिविटी मानते हैं जो किसी लेजिटिमेट या फ़ायदेमंद मकसद से डेटा या इंफॉर्मेशन के ओनर की जानकारी और इजाज़त के साथ की जाती है, और वो क्रैकिंग शब्द का इस्तेमाल तब करते हैं जब किसी कंप्यूटर रिसोर्स तक क्रिमिनल या मलिशियस मकसद से बिना इजाज़त पहुंचा जाता है। पर यह फ़र्क सिर्फ कुछ प्रोफेशनल्स की अपनी समझ है और इसे लीगली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं माना जाना चाहिए। आजकल कई कमर्शियल फर्म्स और ऑर्गेनाइजेशंस अपने रेगुलर वर्कफोर्स में हाईली स्किल्ड हैकर्स को रखते हैं। इनकी मुख्य जिम्मेदारी होती है कंपनी के सॉफ्टवेयर, डेटा और इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को अनऑथराइज्ड हैकिंग और दूसरे साइबर थ्रेट से बचाना।
ये प्रोफेशनल्स अपनी टेक्निकल नॉलेज का इस्तेमाल करके सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ को पहचानते हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल्स को मजबूत बनाते हैं और साइबर अटैक्स को रोकने में मदद करते हैं। डेटाबेस हैकिंग। हैकिंग एक इलीगल एक्टिविटी है और कानून की नज़र में एक अपराध माना जाता है। इनमें से भी डेटाबेस हैकिंग को कहीं ज़्यादा गंभीर माना जाता है, क्योंकि ये कोई साधारण हमला नहीं बल्कि सीधे डेटाबेस में रखे डेटा को निशाना बनाती है। इसके नतीजे कई बार बेहद गंभीर हो सकते हैं, खासतौर पर तब जब डेटाबेस किसी क्रिटिकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हो, जहां कॉन्फिडेंशियलिटी और नेशनल सोवेरेंटी जैसे बड़े मुद्दे जुड़े होते हैं। इसी तरह किसी बैंक का डेटाबेस अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो लाखों या करोड़ों कस्टमर अकाउंट्स और बैलेंसेस की इंफॉर्मेशन उजागर हो सकती है या उसमें छेड़छाड़ भी की जा सकती है। यही वजह है कि ऐसे हमलों के नतीजे ऑर्गेनाइजेशन, उसके कस्टमर्स और पूरे देश के लिए बेहद व्यापक और तबाही भरे साबित हो सकते हैं। अब इस खतरे को समझने के लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि डेटाबेस हैकिंग से जुड़ी अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ होती हैं। इनमें से कुछ प्रिवेंटिव कंट्रोल्स होते हैं, यानी वो जो किसी हैकिंग इंसिडेंट के होने से पहले उसे रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि कुछ डिटेक्टिव कंट्रोल्स होते हैं जो उस इंसिडेंट के हो जाने के बाद उसे पकड़ने और उसकी जांच करने के काम आते हैं। इन्हीं में से डेटाबेस हैकिंग का एक बेहद आम तरीका है एसक्यूएल इंजेक्शन। असल में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में डेटाबेस तक पहुंच स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी एसक्यूएल के जरिए ही बनाई जाती है और यही चीज़ इस अटैक का आधार बनती है। एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक में होता यह है कि हैकर चुपके से या तो मालवेयर के जरिए या किसी और अनऑथोराइज्ड तरीके से डेटाबेस में एक एसक्यूएल क्वेरी डाल देता है। ऐसा करते ही वो डेटाबेस तक एक्सेस हासिल कर लेता है, जो हालात के हिसाब से पूरा भी हो सकता है और आंशिक भी, और ये एक्सेस कुछ समय के लिए भी बना रह सकता है या फिर काफ़ी लंबे समय तक भी टिक सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में हैकर एसक्यूएल कमांड्स डालता है, पूरे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी यूआरएल या पेज एड्रेस को बारीकी से स्टडी करता है और उस रास्ते को ध्यान से समझने की कोशिश करता है, जिससे होकर वो एसक्यूएल कमांड आखिरकार डेटाबेस तक पहुंचता है। साथ ही डेटाबेस हैकिंग का एक और आम तरीका है सिस्टम में मौजूद सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ का फ़ायदा उठाना। इनमें से कुछ कमज़ोरियां हैं। ऐसे वीक पासवर्ड्स इस्तेमाल करना जो आसानी से तोड़े जा सके, गेसेबल पासवर्ड्स रखना जिन्हें आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सके, एक ही पासवर्ड को लंबे समय तक बिना बदले रखना, बार बार एक ही पासवर्ड को दोबारा इस्तेमाल करना और अलग अलग डेटाबेस ऑफ एप्लीकेशंस के लिए एक ही पासवर्ड रखना। इस तरह की आदतें डेटाबेस को और ज़्यादा कमज़ोर बना देती हैं और इससे हैकर्स के अनऑथोराइज्ड एक्सेस पाने का खतरा भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं डेटाबेस हैकिंग की। पिछले कुछ सालों में जो एक और टेक्नोलॉजी पॉपुलर हो रही है वो है वॉर ड्राइविंग। नाम से ही साफ है, वॉर ड्राइविंग में किसी इलाके में घूमते हुए एक नेटवर्क स्कैनिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि अनसिक्योर्ड नेटवर्क्स, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ या किसी नेटवर्क की सबसे कमज़ोर कड़ी ढूंढी जा सके। वॉर ड्राइविंग के लिए इस्तेमाल होने वाले कुछ नेटवर्क स्कैनिंग टूल्स पेटेंटेड होते हैं, जबकि कुछ बिल्कुल मुफ्त में डाउनलोड किए जा सकते हैं। वॉर ड्राइविंग तभी इलीगल बनती है जब इसे हैकिंग या कोई क्रिमिनल एक्ट करने के इरादे से किया जाए। भले ही फिल्म्स और फिक्शन में वॉर ड्राइविंग को अक्सर एक दिलचस्प टेक्नोलॉजी की तरह दिखाया जाता है, पर यह टेक्नोलॉजी खुद में इलीगल नहीं है। बाकी कई टेक्नोलॉजीज़ की तरह ही इसे भी लेजिटिमेट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए मिसयूज़ किया जा सकता है। हाँ, जब इसे क्रिमिनल इंटेंट के साथ इस्तेमाल किया जाता है, तभी ये अब इनिशियो इलीगल बन जाती है। वॉर ड्राइविंग का इस्तेमाल आमतौर पर प्रोफेशनल क्रैकर्स यानी हैकर्स करते हैं ताकि वो वाईफाई नेटवर्क्स को एनालाइज कर सके, उन तक पहुंच बना सके और नेटवर्क में मौजूद सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ को पहचान सके। इन कमजोरियों के बारे में जुटाई गई इंफॉर्मेशन को उन लोगों को शेयर या बेचा भी जा सकता है जिन्हें इसकी ज़रूरत होती है, वो भी एक कीमत पर। वॉर ड्राइविंग करने के लिए अटैकर्स कई तरह के टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्नाइफर्स, ट्रैफिक एनालाइजर्स और सिग्नल स्ट्रेंथ टेस्टर्स। इन टूल्स की एक्सपर्ट जानकारी होने पर अटैकर्स नेटवर्क की कमजोरियों को पहचान सकते हैं और उनका फ़ायदा अपने लिए उठा सकते हैं। कभी कभी अटैकर्स ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इनसिक्योर और अनप्रोटेक्टेड डिवाइसेस से डेटा भी चुरा लेते हैं। ऐसे डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज करने के बाद वो इन्हें एक एंट्री पॉइंट की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि उसी नेटवर्क से जुड़े दूसरे सिस्टम्स के डेटाबेस तक भी बिना इजाज़त पहुंच बना सकें।
किसी डेटाबेस में चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी कंट्रोल्स क्यों ना हो, अकेले ये काफ़ी नहीं है पूरी सुरक्षा पक्की करने के लिए। ये भी उतना ही ज़रूरी है कि सिस्टम को कभी भी किसी ऐसे नेटवर्क से न जोड़ा जाए जिसकी वाईफाई सिक्योरिटी कमज़ोर हो। एक वीक वाईफाई कनेक्शन अटैकर्स के लिए एंट्री पॉइंट बन सकती है, और सिर्फ एक सिस्टम ही नहीं, बल्कि उस नेटवर्क से जुड़े हर यूज़र और हर डेटाबेस को अनऑथोराइज्ड एक्सेस के खतरे में डाल सकती है। यही वजह है कि किसी नेटवर्क की ओवरऑल सिक्योरिटी उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी पर टिकी होती है, और एक भी इनसिक्योर नेटवर्क कनेक्शन पूरे नेटवर्क की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। अब जानते हैं डेटाबेस हैकिंग से बचने के कुछ ज़रूरी प्रिवेंटिव मेजर्स, जिनमें से कुछ बातें दोहराई भी जा रही हैं क्योंकि ये उतनी ही ज़रूरी हैं। सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स डेटाबेस तक अनऑथोराइज्ड एक्सेस को और मुश्किल बना देते हैं। इसके साथ ही वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टेस्ट्स नियमित रूप से करते रहना चाहिए, क्योंकि बार बार होने वाले वल्नरेबिलिटी असेसमेंट से सिक्योरिटी की कमजोरियां उनके एक्सप्लॉइट होने से पहले ही पहचानी और ठीक की जा सकती हैं। इसी कड़ी में एक और ज़रूरी कदम है डेटाबेस को एक हैकर के नज़रिए से एनालाइज करना, यानी डेटाबेस को उसी तरह जांचना जैसे एक हैकर जांचता, ताकि संभावित वल्नरेबिलिटीज़ को पहले ही पहचान कर ठीक किया जा सके। और आखिर में नेटवर्क डिवाइसेस को भी एनालाइज करते रहना चाहिए, और राउटर्स, स्विचेस और दूसरे नेटवर्क गैजेट्स को नियमित रूप से जांचना ज़रूरी है, ताकि सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ को पकड़कर समय रहते हटाया जा सके। इसके अलावा जहां भी मुमकिन हो वहां एन्क्रिप्शन ज़रूर लगानी चाहिए, ताकि हर तरह की डाटा कम्युनिकेशन को अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचाया जा सके। साथ ही फायरवॉल्स और यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट यूटीएम टूल्स भी डिप्लॉय करने चाहिए, ताकि एक्सेस कंट्रोल और मजबूत हो सके और डेटाबेस को नेटवर्क बेस्ड अटैक से बचाया जा सके। और आखिर में ये भी बेहद ज़रूरी है कि नेटवर्क और डेटाबेस को मैनेज और सिक्योर करने में शामिल हर स्टेक होल्डर के लिए रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज साफ साफ तय किए जाए। अब जानते हैं हैकिंग की अलग अलग टाइप्स के बारे में। सबसे पहले बात वाइट हैट हैकर्स की। ये अपने टेक्निकल स्किल्स का इस्तेमाल लेजिटिमेट और फ़ायदेमंद मकसद के लिए करते हैं। इन्हें अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस खुद हायर करती हैं, ताकि वो ओनर की परमिशन लेकर अपने ही सिस्टम्स को हैक करने की कोशिश करें और उसमें मौजूद सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ को पहचान सकें। वाइट हैट हैकर्स का मकसद यही होता है कि सिस्टम की कमजोरियों को समय रहते पकड़ लिया जाए और उसकी सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जाए, इससे पहले कि कई अनऑथोराइज्ड इंसान उसका फ़ायदा उठाए। ऐसे प्रोफेशनल्स को एथिकल हैकर्स भी कहा जाता है, और आमतौर पर इन्हें ही वाइट हैट हैकर्स के नाम से जाना जाता है। दूसरी तरफ ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, जो वाइट हैट हैकर्स जैसी ही टेक्नोलॉजीज और टेक्निकल स्किल्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ओनर की परमिशन के बिना हैकिंग करते हैं। किसी दूसरे इंसान के कंप्यूटर रिसोर्सेज तक बिना इजाज़त पहुंचना एक इलीगल एक्ट है, और ये एक ऑफेंस भी माना जाता है। ब्लैक हैट हैकर्स ऐसा या तो अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, या फिर एक पेड प्रोफेशनल सर्विस की तरह, जिसका सीधा मकसद होता है किसी दूसरे इंसान के कंप्यूटर सिस्टम या इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज तक बिना इजाज़त पहुंचना। ये अक्सर सर्च इंजिन्स को धोखा देने और लगातार ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होती टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करने पर भी फोकस करते हैं, ताकि अपनी एक्टिविटीज़ को छुपा सकें और पकड़ में न आए। इसके बाद बात करते हैं ग्रे हैट हैकर्स की, जिन्हें ग्रे हैट भी लिखा जाता है। ये वाइट हैट हैकर्स और ब्लैक हैट हैकर्स के बीच कहीं आते हैं। वाइट हैट हैकर्स की तरह ये हमेशा सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढने से पहले ओनर की परमिशन नहीं लेते, लेकिन साथ ही ब्लैक हैट हैकर्स की तरह ये जानबूझकर वल्नरेबिलिटीज़ को क्रिमिनल मकसद से एक्सप्लॉइट करने के इरादे से भी नहीं ढूंढते। जब ग्रे हैट हैकर्स को कोई सिक्योरिटी वीकनेस मिलती है, तो वो उस इंफॉर्मेशन रिसोर्स के ओनर को इसके बारे में बता देते हैं। कई बार तो ये एक फ़ी लेकर उन वल्नरेबिलिटीज़ को ठीक करने और बग फिक्सिंग के लिए ज़रूरी पैचेस देने की प्रोफेशनल सर्विस भी ऑफर करते हैं। इस फ़र्क को समझने का एक और तरीका है इनका सिक्योरिटी रूल्स और सर्च इंजिन्स को लेकर रवैया देखना। वाइट हैट हैकर्स नियमों का पालन करते हैं और सर्च इंजिन्स को एक सिक्योर डिजिटल एनवायरनमेंट बनाए रखने में पार्टनर मानते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स सर्च इंजिन्स को एक रुकावट मानते हैं
और जानबूझकर उनके नियमों को तोड़ने या बाईपास करने की कोशिश करते हैं ताकि अनऑथोराइज्ड एक्सेस हासिल कर सकें। और ग्रे हैट हैकर्स के पास वाइट हैट हैकर्स जैसी टेक्निकल नॉलेज तो होती है, पर वो ब्लैक हैट हैकर्स से जुड़ी कुछ टेक्निक्स और ट्रिक्स भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अब समझते हैं ब्लू हैट हैकर्स के बारे में, जो पिछले कुछ सालों में काफ़ी चर्चा में आए हैं। एक ब्लू हैट हैकर आमतौर पर किसी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम का मेंबर होता है या फिर कोई इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी जो किसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के आधिकारिक तौर पर लॉन्च होने से पहले उसकी टेस्टिंग प्रोसेस में हिस्सा लेता है। इनका मुख्य काम होता है बग्स, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज और संभावित एक्सप्लॉइट्स को पहचानना, ताकि सॉफ्टवेयर रिलीज होने से पहले ही उन्हें ठीक किया जा सके। कई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को रिव्यू करवाने के लिए ब्लू हैट हैकर्स की सेवाएं लेती हैं, खासतौर पर जीरो डे वल्नरेबिलिटीज को पहचानने और हटाने के लिए। एक जीरो डे वल्नरेबिलिटी असल में सॉफ्टवेयर में मौजूद वो सिक्योरिटी वीकनेस या होल होता है जिसकी जानकारी वेंडर को नहीं होती, और ये सॉफ्टवेयर के लॉन्च होने से पहले या उसी वक्त मौजूद रहता है। फ्रीकिंग एक ऐसा शब्द है जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम से जुड़ी हैकिंग को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। ये शब्द इसलिए बना क्योंकि हैकिंग के सबसे शुरुआती रूपों में से कुछ में टेलीफोन नेटवर्क्स का गैरकानूनी इस्तेमाल शामिल था, जैसे बिना इजाज़त लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स करना, बिलिंग सिस्टम्स को बाईपास करना या टेलीकॉम लाइंस का गैरकानूनी इस्तेमाल करना। जो इंसान इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए किसी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ी ऐसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ करता है, उसे फ्रीकर कहा जाता है। इसके बाद समझते हैं कि हैकर्स को उनकी हैकिंग एक्टिविटीज़ के मकसद के आधार पर भी अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। सबसे पहले आते हैं प्रोफेशनल हैकर्स या पेड हैकर्स, यानी वो लोग जो हैकिंग को एक प्रोफेशन की तरह अपनाते हैं और ख़ास हैकिंग टास्क्स करने के लिए पैसे लेते हैं। इसके बाद हैं पार्ट टाइम हैकर्स, जो हैकिंग को फुल टाइम एक्टिविटी की तरह नहीं बल्कि कभी कभार करते हैं। फिर आते हैं स्पेशलाइज्ड हैकर्स, जो सिर्फ खास टारगेट्स पर ध्यान देते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर नेशन, ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप की वेबसाइट। इसी तरह हैकर्स फॉर मनी भी होते हैं, जो खासतौर पर बैंक्स की वेबसाइट्स या सिस्टम्स को निशाना बनाते हैं और इनका मकसद सीधे सीधे फाइनेंशियल गेन हासिल करना होता है। और आखिर में आते हैं स्क्रिप्ट किडिस, यानी वो लोग जो पहले से मौजूद स्क्रिप्ट्स या हैकिंग टूल्स का इस्तेमाल करके हैकिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं या इसे सीखने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में इनका कोई मिलिशियस इंटेंशन नहीं होता, पर ये अपनी खुद की टेक्निक्स बनाने के बजाय पहले से तैयार टूल्स पर ही निर्भर रहते हैं। नाम से ही जाहिर है, एक स्क्रिप्ट किडी वो इंसान होता है जो हैकिंग को एक अनस्किल्ड या अधकचरे तरीके से करता है। ये शब्द आमतौर पर उन कंप्यूटर यूजर्स या हैकर्स के लिए इस्तेमाल होता है जिनके पास एडवांस्ड हैकिंग स्किल्स नहीं होती, और इसकी बजाय वो दूसरों के बनाए सोर्स कोड, स्क्रिप्ट्स या सॉफ्टवेयर टूल्स का इस्तेमाल करके कंप्यूटर सिस्टम्स पर हमला करते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से जुड़े सर्कल्स में स्क्रिप्ट किडिस को आमतौर पर ऐसे एडोलसेंट्स या यंग इंडिविजुअल्स माना जाता है जिनके अंदर हैकिंग सीखने की गहरी बेचैनी और उत्सुकता तो होती है, पर उनके पास फॉर्मल प्रोफेशनल नॉलेज और टेक्निकल एक्सपर्टाइज बहुत सीमित होती है। दुनिया भर में साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और एक्सपर्ट्स का अंदाजा है कि आने वाले सालों में इसका सालाना फाइनेंशियल इम्पैक्ट कई ट्रिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच सकता है। इसी बढ़ते खतरे की वजह से बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और दूसरी वो ऑर्गेनाइजेशंस जो इंपॉर्टेंट डेटा संभालती हैं, अब बड़ी संख्या में प्रोफेशनल हैकर्स यानी एथिकल हैकर्स को हायर कर रही हैं ताकि अपनी साइबर सिक्योरिटी मजबूत कर सकें। दिलचस्प बात यह है कि जो नॉलेज और स्किल्स साइबर क्राइम करने के लिए इस्तेमाल होती है, वही कंप्यूटर सिस्टम्स को सुरक्षित रखने के लिए भी काम आ सकती है। और यही वजह है कि जो चीज़ गैरकानूनी तरीके से की जाए तो क्राइम मानी जाती है, वही अगर सिक्योरिटी के मकसद से लीगल तरीके से इस्तेमाल हो तो एक वैल्यूएबल प्रोफेशनल स्किल बन जाती है। इसी सोच के चलते ऑर्गेनाइजेशंस प्रोफेशनल हैकर्स को हायर करती हैं ताकि वो अपने सिस्टम्स में मौजूद कमजोरियों को पहचान सकें, मलिशियस हैकर्स की टेक्निक्स को समझ सकें, अपने डेटा और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की सिक्योरिटी को बेहतर बना सकें और साइबर अटैक्स को होने से पहले ही रोक सकें। और चूंकि ये प्रोफेशनल्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और डिजिटल एसेट्स की सुरक्षा में इतनी अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए इन्हें अक्सर उतनी ही या उससे भी ज़्यादा सैलरी दी जाती है जितनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को मिलती है। अब जानते हैं कुछ हैकर टूल्स के बारे में जिनका जिक्र इंटरनेट पर आमतौर पर होता रहता है। सबसे पहले है लाइव एक्शन, जो एक नेटवर्क मॉनिटरिंग और एनालिसिस टूल है और इसे नेटवर्क ट्रैफिक को स्टडी करने और वल्नरेबिलिटीज़ पहचानने के लिए मिसयूज भी किया जा सकता है।
इसके बाद है एनमैप, जो एक नेटवर्क स्कैनिंग टूल है और इसका इस्तेमाल नेटवर्क में मौजूद डिवाइसेस, सर्विसेज और खुले पोर्ट्स को ढूंढने के लिए होता है। फिर आता है नेसस, जो एक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टूल है और इसका इस्तेमाल कंप्यूटर सिस्टम्स और नेटवर्क्स में सिक्योरिटी वीकनेसेस पहचानने के लिए किया जाता है। इसी तरह जॉन द रिपर एक पासवर्ड क्रैकिंग टूल है जो पासवर्ड्स की मजबूती जांचने के लिए उन्हें रिकवर करने की कोशिश करता है। एसक्यूएल मैप एक ऐसा टूल है जो एसक्यूएल इंजेक्शन से जुड़ा है और इसका इस्तेमाल डेटाबेस में एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज को पहचानने और उनका फ़ायदा उठाने के लिए होता है। वहीं हैशकट एक पासवर्ड रिकवरी और पासवर्ड क्रैकिंग टूल है जो पासवर्ड हैश को टेस्ट या रिकवर करने के काम आता है। और आखिर में है रेनबो क्रैक, जो एक पासवर्ड क्रैकिंग टूल है और रेनबो टेबल्स का इस्तेमाल करके हैश वैल्यूज से पासवर्ड्स को रिकवर करता है। यहाँ बताए गए हैकर टूल्स तो बस उन बहुत सारे टूल्स के कुछ उदाहरण भर हैं जो मौजूद हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि ये कोई पूरी या ऑफिशियल लिस्ट नहीं है, क्योंकि नए हैकर टूल्स लगातार बनते और सामने आते रहते हैं। इन टूल्स की उपलब्धता और इस्तेमाल कई बातों पर डिपेंड करता है, जैसे इंडस्ट्री की नेचर, नेटवर्क की नेचर, ऑर्गेनाइजेशन की अफोर्डेबिलिटी, डेटा की क्रिटिकलिटी और दूसरी खास ऑपरेशनल ज़रूरतें। अब समझते हैं क्रिमिनलिटी इन हैकिंग को, यानी हैकिंग की मेथड्स और टाइप्स समझने के बाद अब सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि आखिर हैकिंग को एक इलीगल एक्टिविटी क्यों माना जाता है। इसका जवाब जानने के लिए पीछे चलना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में शुरू में एक सेक्शन 66 था जो खास तौर पर हैकिंग से निपटने के लिए बनाया गया था। बाद में इस सेक्शन को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, यानी इसकी जगह एक नया प्रावधान ले आया गया। लेकिन पुराने सेक्शन 66 के तहत क्या होता था ये समझना भी ज़रूरी है। इसके मुताबिक कोई इंसान तभी हैकिंग का दोषी माना जाता था जब वो रॉन्गफुल लॉस या डैमेज पहुंचाने के इरादे से, या फिर ये जानते हुए कि उसे ऐसा नुकसान होने की पूरी संभावना है, कोई भी ऐसा काम करता जिससे कंप्यूटर रिसोर्स में रखी इंफॉर्मेशन नष्ट हो जाए, डिलीट हो जाए, उसमें बदलाव आ जाए, उसकी वैल्यू या उपयोगिता घट जाए, या फिर किसी भी तरह से उस इंफॉर्मेशन को नुकसान पहुंचे। और इस पुराने प्रावधान के तहत जो सज़ा तय की गई थी वो थी 3 इयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट या ₹2 लाख तक का जुर्माना, या फिर ये दोनों एक साथ। पुराने सेक्शन 66 को बाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008, जो एक्ट नंबर 10 ऑफ 2009 है, के जरिए सब्स्टिट्यूट किया गया और ये बदलाव 27 अक्टूबर 2009 से लागू हुआ। अब वर्तमान सेक्शन 66 कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस से जुड़ा हुआ है। इस प्रावधान के तहत अगर कोई इंसान सेक्शन 43 में बताए गए किसी काम को डिसऑनेस्टली या फ्रॉड्यूलेंटली, यानी बेईमानी या धोखाधड़ी के इरादे से करता है, तो वो इंसान एक कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस का दोषी माना जाता है। ऐसे ऑफेंस के लिए सज़ा है 3 इयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट या ₹5 लाख तक का फाइन, या फिर ये दोनों। इस अमेंडमेंट के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से हैकिंग शब्द को हटा दिया गया। अब अमेंडेड सेक्शन 66 सेक्शन 43 का हवाला देता है, जिसमें कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े अलग अलग अनऑथोराइज्ड एक्ट्स बताए गए हैं। और सेक्शन 43 के मुताबिक अगर कोई इंसान कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क के ऑनर या पर्सन इन चार्ज की परमिशन के बिना किसी कंप्यूटर रिसोर्स तक एक्सेस हासिल करता है या एक्सेस सुरक्षित करता है, बिना परमिशन डेटा, इंफॉर्मेशन या दूसरे कंप्यूटर रिसोर्सेज को डाउनलोड करता है, या फिर कंप्यूटर सिस्टम में कोई कंप्यूटर कंटामिनेंट डाल देता है, ऐसा इंसान इन अनऑथोराइज्ड एक्ट से प्रभावित हुए व्यक्ति को कंपेंसेशन के तौर पर डैमेजेस चुकाने के लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ आसानी के लिए सेक्शन 43 के सब सेक्शंस ए से सी तक के सिर्फ मुख्य पॉइंट्स बताए गए हैं, लेकिन असल में सेक्शन 43 सब सेक्शन ए से लेकर सब सेक्शन जे तक फैला हुआ है और इसमें कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े कई तरह के अनऑथोराइज्ड एक्ट्स कवर होते हैं। इनमें शामिल हैं अनऑथोराइज्ड एक्सेस, डाउनलोडिंग, कंप्यूटर कंटामिनेंट डालना, डिसरप्ट करना, डिस्ट्रॉय करना, चुराना, एक्सेस रोकना और दूसरे ऐसे एक्ट्स जो कंप्यूटर सिस्टम में रखी या उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचाते हैं। इन प्रावधान को ध्यान से पढ़ने पर यह बात साफ हो जाती है कि डेटा तक कोई भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस, कंप्यूटर
चाहे वो सिर्फ ओनर की परमिशन के बिना उसे देखना या एक्सेस करना ही क्यों ना हो, एक ऑफेंस माना जाता है जिससे कॉम्पेंसेशन और डैमेजेस की लायबिलिटी बनती है। और अगर यही काम डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली किया जाए तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 66 के तहत एक क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है। आसान भाषा में कहें तो सेक्शन 43 सिविल लायबिलिटी से जुड़ा है, जिसमें इंसान को कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े अनऑथोराइज्ड एक्ट्स के लिए कॉम्पेंसेशन और डैमेजेस चुकाने पड़ते हैं। वहीं सेक्शन 66 क्रिमिनल लायबिलिटी से जुड़ा है, जब सेक्शन 43 में बताए गए काम डिसऑनेस्ट या फ्रॉडुलेंट इरादे से किए जाते हैं तो वो क्रिमिनल ऑफेंसेस बन जाते हैं, जिनकी सज़ा इम्प्रिजनमेंट, फाइन या दोनों हो सकती है। इन लीगल प्रोविजंस में सबसे अहम बात है विदाउट द परमिशन, यानी बिना इजाज़त वाला फ्रेज। किसी कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क या डेटा तक ओनर की परमिशन के बिना पहुंचना एक ऑफेंस है। और चूंकि हैकिंग का मूल स्वरूप ही अनऑथोराइज्ड एक्सेस है, इसलिए इसे एक ऑफेंस माना जाता है। भले ही अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में हैकिंग शब्द का सीधा जिक्र न हो, इसे एक बड़ा सवाल भी उठता है एथिकल हैकिंग शब्द को लेकर। अगर हैकिंग खुद एक इलीगल एक्टिविटी है तो सवाल ये उठता है कि इसके आगे एथिकल शब्द कैसे लगाया जा सकता है। इंग्लिश लैंग्वेज के नज़रिए से देखा जाए तो एथिकल हैकिंग को एक ऑक्सीमोरन का उदाहरण माना जा सकता है, जहां दो विरोधी मतलब वाले शब्दों को साथ इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस एथिकल हैकिंग के नाम से कोर्सेज ऑफर करती हैं। असल में ये कोर्सेज ज़्यादातर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस ही सिखाते हैं, यानी कंप्यूटर सिस्टम्स और डेटा को साइबर अटैक से बचाने के तरीके। यही करिकुलम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस, डेटा प्रोटेक्शन, गार्ड अगेंस्ट अटैक्स या कंप्यूटर सिक्योरिटी जैसे नामों से भी प्रेजेंट किया जा सकता था, क्योंकि ये टाइटल्स असल में पढ़ाए जा रहे कंटेंट को कहीं बेहतर तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। फिर भी एथिकल हैकिंग नाम इसलिए ज़्यादा चलन में है क्योंकि ये सुनने में अट्रैक्टिव और अपीलिंग लगता है, ख़ासतौर पर यंग टेक्नोलॉजी एंथुजियस्ट को, और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए एक ज़्यादा ध्यान खींचने वाला टाइटल माना जाता है। यही वजह है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सर्कल्स में हैकिंग पढ़ाए जाने को लेकर कुछ सवाल बार बार उठते रहते हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि क्या हैकिंग या क्रैकिंग की जानकारी इतनी आसानी से उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इसी से जुड़ा अगला सवाल है कि क्या एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस को हर उस इंसान को हैकिंग मेथोडोलॉजीज सिखानी चाहिए जो सिर्फ इसमें दिलचस्पी रखता हो, या फिर ऐसी नॉलेज देने से पहले कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया तय करना बेहतर रहेगा। साथ ही ये भी पूछा जाता है कि क्या इन ट्रेनिंग कोर्सेज पर नज़र रखने के लिए कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए, और क्या इस बात की सही निगरानी होनी चाहिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ रहा है और किसे पढ़ाया जा रहा है। और सबसे अहम सवाल यही रह जाता है कि क्या किसी ऐसी एक्टिविटी को जो एक इलीगल एक्ट से जुड़ी है, ट्रेनिंग करिकुलम का हिस्सा बनकर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पिछली बहस को आगे बढ़ाते हुए एक और अहम सवाल सामने आता है। अगर ये कोर्सेज सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस सिखाई जा सकें और कंप्यूटर रिसोर्सेज को बचाने के तरीके बताए जा सकें, तो फिर इनके नाम में एथिकल हैकिंग शब्द का इस्तेमाल एक विरोधाभास जैसा लगने लगता है। इसे समझने के लिए एक दिलचस्प तुलना दी जाती है, जैसे कोई फिजिकल प्रोटेक्शन या सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाकर उसे एथिकल अटैक का नाम दे दे, या फिर बर्गलरी या थेफ्ट से बचने की गाइडेंस देकर उसे एथिकल बर्गलरी या एथिकल थेफ्ट कह दे। इस तुलना का मकसद यही है कि ये सवाल उठाया जा सके कि आखिर एथिकल शब्द को किसी ऐसी एक्टिविटी के साथ जोड़ना कितना सही है जिसे बाकी हर हालात में इल्लीगल माना जाता है। इसी उलझन से निकलने के लिए, यानी लीजिटिमेट मकसद से की गई हैकिंग और क्रिमिनल इंटेंट से की गई हैकिंग में फ़र्क करने के लिए कुछ प्रोफेशनल्स क्रैकिंग और हैकिंग शब्दों को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इनके मुताबिक क्रैकिंग तब होती है जब कई कंप्यूटर सिस्टम तक ओनर की परमिशन के बिना और मलिशियस या क्रिमिनल इरादे से पहुंचता है। वहीं हैकिंग शब्द उस स्थिति के लिए रखा जाता है जब किसी कंप्यूटर सिस्टम को ओनर की परमिशन से या खुद उनके कहने पर टेस्ट या एक्सेस किया जाए, ताकि ये जांचा जा सके कि सिस्टम संभावित हैकिंग अटेम्प्ट्स के सामने कितना मजबूत और रेजिलेंट है। पर यहाँ एक ज़रूरी बात समझनी होगी। लीगल नज़रिए से देखा जाए तो क्रैकिंग और हैकिंग, ये दोनों शब्द न तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में डिफाइंड हैं और न ही किसी दूसरे रेलिवेंट लॉ में स्पेसिफिकली इस्तेमाल किए गए हैं। इसीलिए ये फ़र्क किसी लीगल डेफिनेशन से नहीं, बल्कि सिर्फ आम इस्तेमाल और प्रोफेशनल प्रैक्टिस से निकला है।
यानी असल में ये पूरा इंटरप्रिटेशन एक्टिविटीज़ को उनके मकसद के आधार पर अलग अलग करता है, न कि किसी कानूनी परिभाषा के आधार पर। इसी इस्तेमाल के हिसाब से वाइट हैट हैकर्स को हैकर्स माना जाता है, क्योंकि वो ओनर की परमिशन से काम करते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स को क्रैकर्स कहा जाता है, क्योंकि वो क्रिमिनल इरादे से अनऑथोराइज्ड एक्सेस हासिल करते हैं। और ग्रे हैट हैकर्स इन दोनों के बीच आते हैं, क्योंकि इनकी एक्टिविटीज़ में वो व्हाइट हैट और ब्लैक हैट दोनों की कुछ खासियतें मिलती हैं। इसी नज़रिए से देखते हुए कुछ ऐसे सुझाव और इनिशिएटिव्स भी सामने आए हैं जिनमें स्टेट्स को एथिकल हैकिंग कोर्सेज पर निगरानी रखने या उन्हें रेगुलेट करने के निर्देश देने के लिए कोर्ट ऑर्डर्स लेने की बात कही गई है। इसका मकसद यही है कि ऐसे कोर्सेज चलाने के लिए सही स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिसेस तय किए जा सकें। और इस तरह की रेगुलेशन इसीलिए ज़रूरी मानी जाती है ताकि यंग पीपल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से सीखें, न कि इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करते हुए किसी दूसरे इंसान के डेटा तक बिना इजाज़त के पहुंचने के लिए उकसाए जाए। जैसा कि वायरस के मामले में पहले ही बताया गया है, अब जानते हैं हैकिंग एज और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में। आजकल हैकिंग सिर्फ मनोरंजन के लिए या अपने टेक्निकल स्किल्स दिखाने के लिए नहीं की जाती। आज के दौर में हैकिंग एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्टिविटी बन चुकी है, जहां प्रोफेशनल ग्रुप्स मिलकर कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक्स करते हैं। चूंकि हैकिंग खुद एक इलीगल एक्टिविटी है, इसलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खुद को ऑफिशियली हैकिंग ऑर्गेनाइजेशन या इससे मिलते जुलते किसी नाम से रजिस्टर नहीं करवा सकती। फिर भी कई अनरजिस्टर्ड ग्रुप्स अलग अलग देशों में लूजली ऑर्गेनाइज नेटवर्क्स की तरह काम करते हैं और ग्लोबल लेवल पर हैकिंग एक्टिविटीज़ में शामिल रहते हैं। इसी सिलसिले में अनोनिमस नाम का काफ़ी महत्व रखने वाला शब्द सामने आता है, जो हैकिंग और साइबर एक्टिविटीज़ की दुनिया में काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। वैसे तो इस शब्द का मतलब होता है बिना अपनी पहचान बताए, लेकिन इसका इस्तेमाल एक ऐसे लूजली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के लिए भी किया जाता है जो इंटरनेट बेस्ड गैदरिंग्स और मीटिंग्स में हिस्सा लेता है बिना किसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के। कहा जाता है कि ये ग्रुप ईयर 2003 में शुरू हुआ था। इस ग्रुप के मेंबर्स इंटरनेट पर एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और अलग अलग वेबसाइट्स और साइबर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इस ग्रुप ने कई बार गवर्नमेंट वेबसाइट्स और बड़ी कॉरपोरेट वेबसाइट्स को लेकर पब्लिसिटी स्टंट्स भी किए हैं, जिनमें ये पब्लिकली दावा किया गया कि उन वेबसाइट्स में सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ मौजूद हैं और उन पर कभी भी हमला किया जा सकता है। इस ग्रुप का कोई तय ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, लीडर या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और शायद यही इसकी सबसे अलग पहचान है। इसे जो चीज़ आपस में जोड़े रखती है वो है इंटरनेट को लेकर इसके सदस्यों की गहरी दिलचस्पी और वेबसाइट्स को हैक करने का साझा विचार। अब इस तरह के अटैक्स करने के पीछे वजहें भी एक जैसी नहीं होती। कभी ये किसी नेशन या कम्युनिटी के खिलाफ विरोध की तरह होता है, कभी सोसाइटी से अपनी असहमति जाहिर करने का जरिया बनता है, तो कभी किसी खास टेक्नोलॉजी रिलेटेड लॉ का विरोध करने के लिए किया जाता है। इन गतिविधियों के अलावा इस ग्रुप को लेकर आमतौर पर यह भी कहा जाता है कि ये कुछ इनफॉर्मल सिद्धांत भी मानता है, जैसे ये किसी दूसरे हैकर की पहचान कभी उजागर नहीं करते, मीडिया को कभी निशाना नहीं बनाते और फ्री प्रेस व फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के सिद्धांतों का समर्थन करते हैं। और सिर्फ आपस में जानकारी शेयर करना ही नहीं, एनोनिमस अपनी एनोनिमिटी बनाए रखते हुए बड़े मुद्दों पर भी खुलकर अपनी राय रखता है, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इंटरनेट राइट्स। शायद यही वजह है कि न्यूज़ रिपोर्ट्स में इससे जुड़ी हेडलाइंस अक्सर देखने को मिलती रहती हैं, जैसे हैकर गैंग अरेस्टेड फॉर अटैकिंग अ गवर्नमेंट वेबसाइट, अनोनिमस ग्रुप अरेस्टेड फॉर हैकिंग अ डिपार्टमेंट वेबसाइट, वेबसाइट गोज डाउन, अनोनिमस क्लेम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर इंटरनेशनल हैकर गैंग सस्पेक्टेड। अनामोनस को दुनिया भर में एक ऐसे हैकर ग्रुप के तौर पर जाना जाता है जिसकी पहचान अलग अलग देशों में और काफ़ी नाम भी है। इसी की एक बड़ी मिसाल रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान देखने को मिली, जब मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि अनामोनस ने रशिया के खिलाफ साइबर वॉर का ऐलान कर दिया था। कहा जाता है कि इस ग्रुप ने रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डेटाबेस को हैक करने की जिम्मेदारी भी ली और साथ ही ये भी सामने आया कि इसने कई स्टेट टेलीविजन चैनल्स को हैक करके उनके जरिए प्रो यूक्रेन या एंटी रशिया कंटेंट दिखाया। अब इसी बात को थोड़ा बड़े नज़रिए से देखें तो इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी सर्कल्स में कुछ लोग ऐसी घटनाओं को ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने और लंबे समय तक इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स बनाए रखने के लिहाज से एक अच्छा संकेत भी मानते हैं, खासतौर पर यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस
और चाइना जैसे बड़े देशों के बीच, लेकिन इसके साथ ही देशों के बीच होने वाला साइबर वॉरफेयर अब भी एक बड़ी सिक्योरिटी चिंता बना हुआ है, जहां हैकिंग टूल्स ही हमले का मुख्य जरिया होते हैं और प्रोफेशनल हैकर्स को इन्हीं सॉफ्टवेयर टूल्स को बनाने और साइबर ऑपरेशंस में इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। और इस पूरे मामले में एक और बदलाव देखने को मिला है। पहले हैकर कॉन्फ्रेंसेस ज़्यादातर इंटरनेशनल ऑनलाइन फोरम्स और इंटरनेट ग्रुप्स के ज़रिए ही होती थीं, जहां जानकारी छुपकर शेयर की जाती थी। पर पिछले कुछ सालों में कई ऐसे ग्रुप्स ने अलग अलग देशों में वर्कशॉप्स और सेमिनार्स के रूप में आमने सामने की मीटिंग्स भी आयोजित करना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि ये ट्रेंड भारत में भी पहुँच चुका है, जहाँ खुद को हैकर ग्रुप्स बताने वाले कुछ ग्रुप्स मीटिंग्स आयोजित करते हैं और कई बार तो इन इवेंट्स में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी शामिल होने के लिए बुलाया जाता है। ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स अक्सर देखने को मिल जाते हैं जो कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स और सेमिनार्स को प्रमोट करते हैं, जहां हैकिंग की दुनिया, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंडस्ट्री और साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी के कुछ बड़े एक्सपर्ट्स एक साथ आते हैं। इन इवेंट्स से पार्टिसिपेंट्स को एक मौका मिलता है आमने सामने मिलने का, अपनी जानकारी शेयर करने का और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफ साइबर सिक्योरिटी में हो रहे नए डेवलपमेंट्स पर बात करने का। यहाँ तक कि कई बार गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इनमें शामिल होते हैं ताकि एक्सपर्ट से बातचीत कर सकें और पॉलिसी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर सकें। इसी माहौल में एक और चिंताजनक ट्रेंड देखने को मिलता है। आजकल हैकिंग टूल्स आसानी से खरीदे भी जा सकते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और लोग खुलेआम या छुपकर स्टार्टर किट्स बेचते हैं, जिनमें हैकिंग टूल्स और सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं। और यही चीज़ें यंग लोगों को हैकिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करने और किसी दूसरे इंसान के कंप्यूटर सिस्टम तक बिना इजाज़त पहुंचने की कोशिश करने के लिए उकसा सकती है। ऊपर से गूगल जैसे सर्च इंजिन्स और ऑनलाइन सीखने के साधनों की भरमार होने की वजह से हैकिंग टूल्स, उनसे जुड़ी टेक्नोलॉजीज और सीखने की सामग्री को इंटरनेट पर आसानी से खोजा, एक्सेस किया, पढ़ाया और सीखा जा सकता है। इसी वजह से आज हैकिंग पर कोर्सेज भी अलग अलग तरह के सीखने वालों के लिए मौजूद हैं, जैसे बिगिनर्स, इंटरमीडिएट यूजर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स। और कोर्स का कंटेंट, पढ़ाने का तरीका पार्टिसिपेंट्स की जानकारी और स्किल लेवल के हिसाब से बदलता रहता है। पर सबसे बड़ी दिक्कत यहीं से शुरू होती है। अगर कोई ऑनलाइन कोर्स इंटरनेट के जरिए मलिशियस टेक्नोलॉजीज या इलीगल सॉफ्टवेयर सिखाता हुआ भी पाया जाए, तब भी किसी देश के लिए ऐसे कोर्सेज को बैन करना या उनके ट्रेनर्स को अपने लीगल फ्रेमवर्क के दायरे में लाकर ट्रायल और सज़ा दिलवाना बेहद मुश्किल, बल्कि कई मामलों में लगभग नामुमकिन ही होता है। अब बात करते हैं थ्रेट ऑन हैकिंग इन बैंकिंग की। बैंक सर्वर पर हैकिंग अटेम्प्ट्स का खतरा उन्हें फाइनेंशियल गेन का मौका देखकर आने वाले क्रिमिनल्स की वजह से ज़्यादा रहता है। दरअसल क्रिमिनल्स अक्सर वहीं निशाना बनाते हैं जहां पैसा कमाने की गुंजाइश हो, और यही वजह है कि बैंक्स हैकिंग अटेम्प्ट्स के सबसे आम टारगेट्स में गिने जाते हैं, क्योंकि वो पैसा और फिनेंशियल इंफॉर्मेशन संभालते हैं। यही कारण है कि दूसरे कई तरह के कंप्यूटर सिस्टम्स या इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के मुकाबले बैंक सर्वर्स पर हैकिंग अटेम्प्ट्स का खतरा कहीं ज़्यादा रहता है। पहले चर्चा किए गए फिशिंग और विशिंग सीधे तौर पर हैकिंग टेक्निक्स नहीं हैं, लेकिन इन्हें अक्सर एक साधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है ताकि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चुराई जा सके या किसी कस्टमर या यूज़र के सिस्टम से बैंक डेटा या बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तक पहुंचा जा सके। और बैंक के सिस्टम को हैकिंग से जो बड़े खतरे होते हैं, उनमें सबसे पहला है डिनायल ऑफ सर्विस, यानी डोस अटैक, जिसमें बैंक के सिस्टम या सर्विसेज को सामान्य कामकाज बाधित करके लेजिटिमेट यूजर्स के लिए बेकार बनाने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा ज्यूस या गेम ओवर जैसे स्पेसिफिक मालवेयर भी होते हैं, जो खास तौर पर बैंकिंग सिस्टम्स और बैंकिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन को निशाना बनाने के लिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं। और तीसरा बड़ा खतरा है सेशन हाईजैकिंग या यूज़र स्पेसिफिक अटैक्स, जिसमें एक हैकर किसी पर्टिकुलर यूज़र को टारगेट करता है या फिर किसी एक्टिव यूज़र सेशन पर कब्जा करके बिना इजाज़त के पहुंच बना लेता है। इसके बाद आता है मैन इन द मिडल यानी MITM अटैक्स का जिक्र। साथ ही दूसरे नेटवर्क बेस्ड अटैक्स भी, जिनमें हैकर चुपके से दो पार्टीज के बीच होने वाली कम्युनिकेशन को बीच में ही पकड़ लेता है या फिर नेटवर्क की कमजोरियों का फायदा उठाकर डेटा तक पहुंच बना लेता है या उसे मैनिपुलेट कर देता है।
इसी कड़ी में सोशल मीडिया अटैक्स भी एक बड़ा खतरा बनकर सामने आते हैं, जहां सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए यूजर्स को धोखा दिया जाता है ताकि उनकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुराई जा सके या फिर बैंकिंग सिस्टम्स तक बिना इजाज़त पहुंच बनाई जा सके। अब बात करें बैंकिंग इंडस्ट्री पर हैकिंग से पड़ने वाले बड़े रिस्क्स की, तो सबसे पहला और गंभीर खतरा है आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी किसी इंसान की पर्सनल या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को फ्रॉड करने के मकसद से बिना इजाज़त इस्तेमाल करना। कई मामलों में तो बड़े बड़े कस्टमर डेटाबेसेस जैसे कार्ड डेटा चुरा लिए जाते हैं और डार्क वेब पर बेचने के लिए रख दिए जाते हैं। इसी से जुड़ा एक और खतरा है फिशिंग या वेबसाइट स्पूफिंग, जिसमें फ्रॉडस्टर्स बैंक की असली वेबसाइट से हबहू मिलती जुलती एक फेक वेबसाइट बना देते हैं, अक्सर सिर्फ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी यूआरएल में थोड़ा सा फर्क रखकर, ताकि कस्टमर्स को धोखे में रखकर उनकी बैंकिंग क्रेडेंशियल्स हासिल की जा सकें। इसके आगे बढ़ते हुए एक और गंभीर खतरा है डेटा थेफ्ट और रैंसमवेयर, जिसमें पहले बैंक का डेटा चुराया जाता है और फिर उसके बदले ब्लैकमेल किया जाता है या एक बड़ी रैंसम की मांग रखी जाती है। कई बार बैंक्स अपने डेटा की सिक्योरिटी को लेकर उठने वाली नेगेटिव पब्लिसिटी से बचने के लिए ये रैंसम चुका भी देते हैं। और आखिर में एक ऐसा खतरा भी है जो सीधे बैंक के अपने कंट्रोल में नहीं होता, यानी थर्ड पार्टी सर्विसेज का खतरा। बैंक्स अक्सर अलग अलग सर्विसेज के लिए थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स, एग्रीगेटर्स या वेंडर्स पर निर्भर रहते हैं, और अगर इन्हीं थर्ड पार्टीज के सिस्टम्स में कोई सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी हो तो इसका सीधा असर बैंक पर भी पड़ता है, क्योंकि इससे बैंक का डेटा भी साइबर रिस्क्स और हैकिंग अटेम्प्ट्स के खतरे में आ जाता है। बैंक की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम को अच्छे से काम करने लायक बनाने और हैकिंग थ्रेट से बचाने के लिए एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कुछ ज़रूरी बातें ज़रूर शामिल होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पर आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी यानी आईएसएस पॉलिसी, यानी एक पूरा पॉलिसी स्टेटमेंट जिसमें स्कोप, कवरेज, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज साफ साफ लिखी हों, ताकि इंफॉर्मेशन एसेट्स को सही तरीके से सुरक्षित रखा जा सके। इसके साथ ही एक इंटरनेट एक्सेस पॉलिसी भी होनी चाहिए जो साफ साफ बताए कि बैंक के अंदर इंटरनेट एक्सेस को कैसे सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह सोशल मीडिया यूसेज पॉलिसी भी ज़रूरी है, ताकि सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर सही निगरानी रखी जा सके और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से आने वाले सिक्योरिटी रिस्क्स को कम किया जा सके। इसके अलावा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गाइडलाइंस का भी साफ साफ डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, ताकि एम्प्लॉयज़ अपने रोज़ के काम में सुरक्षित तरीके अपना सकें। साथ ही रेगुलेटरी और लीगल कंप्लायंस का पूरा ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी है, यानी सभी लागू होने वाले रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, लीगल प्रोविजंस और इंटरनल सिक्योरिटी रूल्स का सही से पालन करना। और सबसे आखिर में एक इफ़ेक्टिव रिव्यू मैकेनिज्म भी होना चाहिए, यानी पॉलिसीज़ और सिक्योरिटी कंट्रोल्स की समय समय पर जांच करने का एक तय तरीका, ताकि नए नए सामने आते हैकिंग थ्रेट्स के आगे ये सब कुछ हमेशा सही और काम का बना रहे। साथ ही बैंक में ऑथेंटिकेशन सबसे ज़रूरी सिक्योरिटी कंट्रोल्स में से एक है। इसीलिए बैंक्स को अपने इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज और क्रिटिकल सिस्टम्स को सुरक्षित रखने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स अपनाने चाहिए। रिस्क बेस्ड ऑथेंटिकेशन एक बहुत कारगर सिक्योरिटी कंट्रोल है, क्योंकि इसमें किसी लॉगिन या ट्रांजैक्शन से जुड़े रिस्क को जांचा जाता है, जिससे अनऑथोराइज्ड एक्सेस और हैकिंग अटेम्प्ट्स को रोकने में मदद मिलती है। इसके साथ ही बैंक्स को अपने यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट यानी यूटीएम सिस्टम को भी सही तरीके से सेटअप करना चाहिए, तभी साइबर अटैक्स का पता लगाया जा सके। जब भी कोई डैनियल ऑफ सर्विस यानी डॉस अटैक्स या डिस्ट्रीब्यूटेड डैनियल ऑफ सर्विस यानी डी डॉस अटैक्स पकड़ में आए, तो यूटीएम सिस्टम को खुद ब खुद सिस्टम मैनेजर्स के लिए अलर्ट्स भेजने चाहिए और सही प्रिवेंटिव कंट्रोल्स को एक्टिवेट कर देना चाहिए, ताकि अटैक का असर कम किया जा सके। जब भी कोई हैकिंग अटेम्प्ट पकड़ में आए, सिस्टम को उसके बारे में विस्तार से सिक्योरिटी मैसेजेस और लॉग्स बनाने चाहिए। इन लॉग्स में कुछ ज़रूरी बातें ज़रूर दर्ज होनी चाहिए, जैसे अटैकर कहाँ से हमला कर रहा है, उसने कौन सी टेक्नोलॉजी या टूल इस्तेमाल की, उसका काम करने का तरीका यानी मोडस ऑपरेंडी क्या है, अटैक किस तरह का और किस प्रकार का है, यानी ये पहली बार हो रहा है या पहले भी हो चुका है, और क्या बार बार होने वाले अटैक्स एक ही जगह से आ रहे हैं। इस तरह की लॉग्स और रिपोर्ट्स को डिटेल में मेंटेन करने से सिर्फ चल रहे हैकिंग अटेम्प्ट्स को रोकने में ही मदद नहीं मिलती, बल्कि इससे मिलते जुलते अटैक्स को एनालाइज करने और आगे आने वाले थ्रेट्स के खिलाफ सिक्योरिटी मेजर्स को मजबूत बनाने में भी मदद मिलती है।
और ज़्यादातर बैंक्स अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लगातार सिक्योरिटी नोटिसेस दिखाते रहते हैं और कस्टमर्स को सेफ बैंकिंग प्रैक्टिसेस के बारे में बताने के लिए पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाते हैं। इन अवेयरनेस इनिशिएटिव्स के जरिए कस्टमर्स को समझाया जाता है कि वो ईमेल्स में अपनी प्राइवेट या अकाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन न भेजें और साथ ही किसी भी सस्पिशियस या बिना वेरीफाई किए सोर्स से आए हुए ऐसे लिंक्स पर क्लिक न करें जो पर्सनल या बैंकिंग इन्फॉर्मेशन मांगते हों। इस तरह के अवेयरनेस मेजर्स कस्टमर्स को फ्रॉड की कोशिशों को पहचानने में मदद करते हैं और इससे हैकिंग, फिशिंग और दूसरे साइबर क्राइम्स का खतरा भी कम हो जाता है। फिशिंग और विशिंग के अलावा इन फ्रॉड टेक्निक्स के कुछ नए वेरिएंट्स भी सामने आए हैं। इन्हीं में से एक है एसएमएस इशिंग, जिसमें फ्रॉडस्टर पीड़ित को एक शॉर्ट मैसेज सर्विस यानी एसएमएस भेजता है, जिसमें उसकी कुछ बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे पीड़ित का नाम या ईमेल यूज़र आईडी, ताकि पीड़ित का भरोसा जीता जा सके। इस मैसेज में आमतौर पर यह दावा किया जाता है कि बैंक अकाउंट की वेरिफिकेशन हो रही है या फिर कुछ जानकारी तुरंत अपडेट करने की ज़रूरत है। चूंकि फ्रॉडस्टर को पहले से ही पीड़ित का मोबाइल नंबर पता होता है, इसलिए वो उसे कॉल भी कर सकता है और झूठ बोल सकता है कि एक वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी जनरेट होकर उसके मोबाइल फ़ोन पर भेजा गया है। इसके बाद फ्रॉडस्टर पीड़ित को बैंक की वेबसाइट पर लॉगिन करने और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी पिन डालने के लिए कहता है, ताकि पीड़ित की बैंकिंग इन्फॉर्मेशन तक बिना इजाज़त पहुंच बनाई जा सके। पीड़ित उस मैसेज या कॉल को सच मानकर फ्रॉडस्टर के दिए हुए लिंक पर क्लिक कर देता है और एसएमएस या ईमेल में दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। फिर वो अकाउंट नंबर, पासवर्ड और दूसरी बैंकिंग क्रेडेंशियल्स जैसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भर देता है। जैसे ही ये डिटेल्स भरी जाती हैं, फ्रॉडस्टर उन्हें हासिल कर लेता है। डेटा इकट्ठा होते ही वो फिशिंग वेबसाइट तुरंत गायब हो सकती है और पीड़ित ये सोचकर रह जाता है कि शायद ब्राउज़र या इंटरनेट कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत है, जिसकी वजह से वेबसाइट लोड नहीं हो रही। और तब तक अकाउंट नंबर, पासवर्ड और बाकी सारी बैंकिंग क्रेडेंशियल्स फ्रॉडस्टर चुरा चुका होता है। पिछले कुछ सालों में ज्यूस जैसे कुछ मॉलवेयर, जिन्हें जोबॉट्स भी कहा जाता है, ने बैंकिंग इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। इनमें सबसे पहले आता है स्पाई आई, जिसमें एक की लॉगर होता है और ये इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट्स के लॉगिन क्रेडेंशियल्स चुराने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद है शाइलॉक, जो स्पाई आई जैसा ही है, पर इसमें की लॉगर इस्तेमाल करने की बजाय ये सीधे पीड़ित की इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स को एक रिमोट कमांड सेंटर पर भेज देता है। इनके अलावा दाना बॉट भी है, जो कई अलग अलग वेरिएंट्स में मिलता है। ये नेटवर्क रिक्वेस्ट पर नज़र रखता है, पीड़ित की सर्विस क्रेडेंशियल्स की जानकारी जुटाता है, रैंसमवेयर अटैक्स भी करता है और कई बार तो डेस्कटॉप की स्क्रीनशॉट्स तक ले लेता है। और आखिर में है पैंडा, जो सिर्फ बैंक्स को ही नहीं बल्कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस और ब्लॉकचेन फर्म्स को भी निशाना बनाता है। इसके पास खुद को छुपाने की एडवांस्ड क्षमताएं होती हैं और ये अक्सर स्पैम मैसेजेस के रूप में पीड़ितों को धोखा देने के लिए सामने आता है। ज़्यादातर बैंकिंग मालवेयर आमतौर पर डिसेप्टिव पॉपअप विंडोज़, स्पैम मैसेजेस और ईमेल अटैचमेंट्स के जरिए फैलते हैं। इन तरीकों से यूजर्स को धोखा देकर मलिशियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड या रन करवाया जाता है, जिससे बैंकिंग इंफॉर्मेशन तक बिना इजाज़त पहुंच बन जाती है या वो चोरी हो जाती है। यही वजह है कि बैंक्स को अपने सर्वर और फायरवॉल सिस्टम्स को इतना मजबूत रखना चाहिए कि ऐसे थ्रेट्स को समय रहते पकड़ा जा सके और मालवेयर अटैक्स से सही तरीके से बचाव किया जा सके। इसके बाद समझते हैं बैंक के इंफॉर्मेशन सिस्टम पर होने वाला हैकिंग अटैक कई अलग अलग जगहों से शुरू हो सकता है और इन्हें 4 तरह से समझा जा सकता है। सबसे पहला और सबसे आम तरीका है पर्सनल कंप्यूटर पीसी अटैक, जिसमें अटैकर सबसे पहले यूज़र के पर्सनल कंप्यूटर को कॉम्प्रोमाइज़ करता है ताकि उसकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके या उसके सिस्टम तक बिना इजाज़त पहुंच बना सके। इसके अलावा क्लाउड बेस्ड अटैक भी एक बड़ा खतरा है, जिसमें अटैकर सीधे यूज़र को नहीं बल्कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास रखी इन्फॉर्मेशन को निशाना बनाता है ताकि वहीं से बैंक का डेटा कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सके। थर्ड है मोबाइल अटैक, जिसमें अटैकर यूज़र के मोबाइल डिवाइस की किसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता है ताकि उसकी बैंकिंग क्रेडेंशियल्स चुरा सके या सीधे बैंकिंग सर्विसेज तक पहुंच बना ले। और फोर्थ तथा सबसे गंभीर तरीका है डेटाबेस अटैक, जिसमें अटैकर पहले टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA या दूसरे ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स को बाईपास करता है और उसके बाद सीधे बैंक के डेटाबेस तक बिना इजाज़त पहुंचने की कोशिश करता है। इसी तरह के हमलों की गंभीरता को समझने के लिए हाल की एक रिपोर्ट काफ़ी काम की है, जिसमें बताया गया कि यूरोप भर में कॉरपोरेट और इंडिविजुअल
दोनों तरह के बैंकिंग कस्टमर्स से मिलियंस चुराने के लिए बेहद सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लेक्स साइबर अटैक्स इस्तेमाल किए गए। इन अटैक्स की खास बात ये थी कि फ्रॉडस्टर्स ने अकेले किसी एक तरीके पर निर्भर नहीं रहे, बल्कि उन्होंने पर्सनल कंप्यूटर, पीसी को निशाना बनाने वाले मालवेयर और मोबाइल डिवाइस को निशाना बनाने वाले मालवेयर दोनों को मिलाकर इस्तेमाल किया। इसी कॉम्बिनेशन की मदद से वो उन शॉर्ट मैसेज सर्विस एसएमएस मैसेजेस को बीच में ही पकड़ पाए, जो बैंक्स अपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA प्रोसेस के तहत भेजते हैं। आमतौर पर यह अटैक सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर पीसी को कॉम्प्रोमाइज करके शुरू होता है और फिर धीरे धीरे मोबाइल डिवाइस तक पहुंचता है, ताकि ज़रूरी बैंकिंग क्रेडेंशियल्स और ऑथेंटिकेशन डिटेल्स दोनों हासिल की जा सकें। यही वजह है कि इस पूरे तरीके से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA का सिक्योरिटी मैकेनिज्म भी आसानी से बाईपास हो जाता है। ये पूरी टेक्निक पहले चर्चा किए गए ज्यूस मालवेयर से जुड़ी हुई मानी जाती है, और चूंकि इसमें एक साथ कई टेक्नोलॉजीज मिलाई जाती हैं, जैसे मैन इन द मिडल, MITM टेक्निक्स, मालवेयर और नेटवर्क बेस्ड मेथड्स, इसलिए इसे पकड़ पाना बेहद मुश्किल माना जाता है। ऐसे अटैक से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सही सिक्योरिटी कंट्रोल्स पहले से मौजूद हों। बैंक्स को एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी सॉल्यूशन अपनाना चाहिए, जो नेटवर्क, डेटा और एंड पॉइंट्स तीनों को कवर करे। इस सिक्योरिटी सॉल्यूशन के साथ रियल टाइम थ्रेट इंटेलिजेंस, लॉगिंग और एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ भी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मिलकर साइबर अटैक्स को रोकने और पूरे बैंकिंग सिस्टम की सिक्योरिटी को मजबूत बनाने में मदद करती हैं। साथ ही बैंक्स को अपने सिस्टम्स को अलग अलग तरह के साइबर थ्रेट्स से बचाने के लिए पूरी तरह से भरोसेमंद सिक्योरिटी कंट्रोल्स अपनाने चाहिए। इन सिक्योरिटी कंट्रोल्स में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो फिशिंग, विशिंग और SMS फिशिंग जैसी कोशिशों को पकड़ सकें और रोक सकें। इसके साथ ही बैंक्स को अपने सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को और भी मजबूत बनाना चाहिए, ताकि डैनियल ऑफ सर्विस, डोस, डिस्ट्रीब्यूटेड डैनियल ऑफ सर्विस, DDoS, जॉम्बी अटैक्स, बॉटनेट, ज्यूस और दूसरे बेहद सोफिस्टिकेटेड और एडवांस्ड मालवेयर अटैक्स जैसे गंभीर खतरों का भी सामना किया जा सके। अब बात करते हैं डिजिटल फ्रॉड्स की। हैकिंग और उससे जुड़ी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ को समझने के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर को प्रभावित करने वाले दूसरे तरह के डिजिटल फ्रॉड्स को भी समझना ज़रूरी है। इन डिजिटल फ्रॉड्स को समझने से बैंक्स के सामने आने वाले अलग अलग खतरों को पहचानने में मदद मिलती है। बैंक से उम्मीद की जाती है कि वो ऐसे डिजिटल फ्रॉड्स को रोकने और कंट्रोल करने के लिए सही सिक्योरिटी मेजर्स अपनाएं और नए नए सामने आते डिजिटल थ्रेट्स का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहें। डिजिटल फ्रॉड शब्द एक बड़ा या जेनेरिक टर्म है जो बैंकिंग सेक्टर में होने वाले कई तरह के साइबर क्राइम्स को कवर करता है। इसमें ऑनलाइन रिमिटेंस से जुड़े फ्रॉड्स और बैंक्स के इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी चैनल्स से जुड़े दूसरे क्राइम्स भी शामिल हैं। चूंकि डिजिटल फ्रॉड खुद में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसके अलग अलग फॉर्म्स, मोडस ऑपरेंडी और नेटवर्क से जुड़े पहलुओं पर इस किताब के अलग अलग हिस्सों में पहले ही बात की जा चुकी है। इस चैप्टर में मुख्य ध्यान इस बात पर है कि डिजिटल फ्रॉड्स आम और भोले भाले लोगों को किस तरह नुकसान पहुंचाते हैं, और बार बार वही बात दोहराने का रिस्क लेते हुए इसका एक छोटा सा रिव्यू दिया जाए। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि डिजिटल फ्रॉड्स को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है पब्लिक अवेयरनेस, और इस तरह की अवेयरनेस फैलाना अब बैंक्स के लिए एक ज़रूरी और रोज़ का काम बन चुका है। आमतौर पर बैंक्स में डिजिटल फ्रॉड्स इन इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी चैनल्स में से किसी के भी जरिए हो सकते हैं। सबसे पहला है ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी ATM, जिसमें ATM के इस्तेमाल और उसके अलग अलग फंक्शन से जुड़े फ्रॉड्स होते हैं। इसके बाद है ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या नेट बैंकिंग, जिसमें इनके जरिए मिलने वाली अलग अलग सर्विसेज और फीचर्स से जुड़े फ्रॉड्स होते हैं। इसके अलावा पॉइंट ऑन सेल यानी POS डिवाइस भी एक चैनल है, जिसमें इन डिवाइसेस और इनके काम करने के टेक्नोलॉजी प्रोसेस से जुड़े फ्रॉड्स होते हैं। और आखिरी है मोबाइल बैंकिंग, जिसमें पेमेंट वॉलेट्स, क्विक रिस्पॉन्स यानी QR कोड बेस्ड पेमेंट्स, मोबाइल नंबर बेस्ड पेमेंट्स और इन सभी पेमेंट मेथड से जुड़ी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ के जरिए फ्रॉड्स हो सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी चैनल्स के अलावा डिजिटल फ्रॉड्स क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड रेमिटेंसेस से भी हो सकते हैं। हालांकि क्रिप्टो करेंसीज आधिकारिक तौर पर बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है, और भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI इन्हें एक रेगुलेटेड बैंकिंग चैनल के तौर पर मान्यता नहीं देता। फिर भी ये सिक्योरिटी को खतरा पहुंच सकती है और डिजिटल फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अब जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने अपने 19 अगस्त 2024 के प्रेस रिलीज में बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होने वाले कुछ साइबर फ्रॉड्स को पहचाना था
और फ्रॉडस्टर्स के काम करने के तरीके यानी मोडस ऑपरेंडी के बारे में भी बताया था। सबसे पहला तरीका है एंटाइसिंग टैक्टिक्स यानी लालच देने वाले तरीके, जिसमें फ्रॉडस्टर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के नाम पर फेक लेटर हेड्स और फेक ईमेल एड्रेसेस इस्तेमाल करते हैं, खुद को आरबीआई के एम्प्लॉयज़ बताते हैं और लोगों को लॉटरी विनिंग्स, फंड ट्रांसफर्स, फॉरेन रेमिटेंसेस, गवर्नमेंट स्कीम्स और ऐसे ही दूसरे आकर्षक ऑफर्स का झांसा देकर फंसाते हैं। दूसरा तरीका है इंटिमिडेटिंग टैक्टिक्स यानी डराने धमकाने वाले तरीके, जिसमें फ्रॉडस्टर्स पीड़ितों को इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, आईवीआर कॉल्स, शॉर्ट मैसेज सर्विस एसएमएस या ईमेल्स के जरिए संपर्क करते हैं और खुद को आरबीआई, कस्टम्स, पुलिस या दूसरी किसी अथॉरिटी का ऑफिशियल बताते हैं। ये डर या जल्दबाजी का माहौल बनाकर पीड़ितों को अपना वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी और दूसरी बैंकिंग क्रेडेंशियल्स बताने के लिए मजबूर कर देते हैं। थर्ड है फेक एक्रेडिटेशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई यानी आरबीआई के नाम पर झूठी मान्यता, जिसमें फ्रॉडस्टर्स ऐसी अनऑथोराइज्ड डिजिटल लेंडिंग ऐप्स या धोखेबाज और फ्रॉडुलेंट ऐप्स को प्रमोट करते हैं जो झूठा दावा करती हैं कि उन्हें आरबीआई से एक्रेडिटेशन मिली है या वो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी या पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर पीएसओ के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। इसी सिलसिले में चौथा बड़ा तरीका है विशिंग, एसएमएशिंग और फिशिंग। इस तरह के साइबर क्राइम्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अक्सर फ्रॉडस्टर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के नाम का गलत इस्तेमाल करके पीड़ितों को फ्रॉडुलेंट लिंक्स पर क्लिक करने या अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए धोखा देते हैं। इन सभी खतरों से लोगों को बचाने के लिए ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने कई पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स भी शुरू किए हैं ताकि लोगों को सेफ ऑनलाइन बैंकिंग प्रैक्टिसेस और डिजिटल फ्रॉड्स के बारे में जानकारी दी जा सके। दिलचस्प बात यह है कि इन कैंपेन्स में बड़े बड़े एडवर्टिजमेंट्स शामिल होते हैं जिनमें सेलिब्रिटीज़ और जाने माने बॉलीवुड एक्टर्स भी नज़र आते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंच सके। इन अवेयरनेस इनिशिएटिव्स का मुख्य मकसद यही है कि लोग ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते वक्त सावधान रहें और खुद को डिजिटल फ्रॉड्स का शिकार होने से बचाएं। इसी दिशा में एक और अहम कदम भी उठाया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक 29 जुलाई 2024 को आई इसकी पब्लिकेशन चैप्टर 5 डिजिटलाइजेशन टैकलिंग इमर्जिंग रिस्क्स एंड चैलेंजेस में बताया गया है कि आरबीआई ने लोगों को फाइनेंशियल फ्रॉड्स के मोड्स ऑपरेंडी के बारे में समझाने के लिए 3 पब्लिक अवेयरनेस बुकलेट्स भी लॉन्च की थीं। ये 3 बुकलेट्स हैं बी अवेयर जो मार्च 2022 में रिलीज़ हुई थी, राजू एंड द 40 थीव्स जो अप्रैल 2022 में रिलीज़ हुई थी और द अलर्ट फैमिली जो मार्च 2024 में रिलीज़ हुई थी। यह फाइनेंशियल फ्रॉड्स के बारे में गाइडेंस देने के लिए आरबीआई का एक बहुत अच्छा और ज़रूरी कदम है कि आम तरीकों को समझाते हैं, बैंकिंग सर्विसेज और फैसिलिटीज़ से जुड़ी गलत फहमियों को दूर करते हैं और लोगों को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते वक्त बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताते हैं। इसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पब्लिकेशन में ये भी बताया गया है कि कस्टमर ट्रांजैक्शंस की सेफ्टी और सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए कई नए मेजर्स भी लाए गए हैं। इनमें सबसे पहला है कार्ड ट्रांजैक्शंस को स्विच ऑन स्विच ऑफ करने की सुविधा, जिसमें कस्टमर्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से कार्ड ट्रांजैक्शंस को ऑन या ऑफ कर सकते हैं ताकि अपने कार्ड्स की सिक्योरिटी बेहतर बना सकें। इसके बाद है कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन, जो एक ऐसा सिक्योरिटी मेजर है जिसमें असली कार्ड डिटेल्स की जगह एक टोकन इस्तेमाल किया जाता है ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शंस के दौरान कार्ड की इंफॉर्मेशन सुरक्षित रहे। और तीसरा है सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम्स में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर का अनिवार्य होना, यानी सीपीएस के जरिए होने वाले कुछ खास हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए अब लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर का इस्तेमाल करना ज़रूरी कर दिया गया है। फोर्थ मेजर है पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर हाई वैल्यू चेक्स, यानी हाई वैल्यू चेक ट्रांजैक्शंस की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए लाया गया एक वेरिफिकेशन मैकेनिज्म। और फिफ्थ है मैंडेटरी एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, यानी कस्टमर ट्रांजैक्शंस की सिक्योरिटी को और मजबूत बनाने के लिए एक अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट लाई गई है। ये सारे मेजर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने इसीलिए लाए हैं ताकि एक ट्रांसपेरेंट, फेयर और इफ़िशिएंट फाइनेंशियल सिस्टम को बढ़ावा दिया जा सके और साथ ही बैंकिंग सिस्टम में सभी स्टेक होल्डर्स का भरोसा और विश्वास भी बढ़ाया जा सके। अब आखिर में समझते हैं इस पूरे चैप्टर की समरी। हैकिंग का मतलब है किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क में रखी इंफॉर्मेशन तक ओनर की जानकारी या इजाज़त के बिना पहुंचना।
हैकिंग में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजीज में शामिल है नेटवर्क को स्टडी करना, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को जांचना और उन कमजोरियों को पहचानना जिनका फायदा उठाया जा सकता है। हैकिंग से जुड़ी इलीगल एक्टिविटीज में शामिल हैं पासवर्ड चुराना, किसी और की पहचान अपनाना यानी पर्सनेशन, डिनायल ऑफ सर्विस, डॉस, अटैक्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग और दूसरी ऐसी अनऑथोराइज्ड एक्टिविटीज जो इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज तक पहुंचने के लिए की जाती है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस स्किल्ड हैकर्स को इसलिए भी हायर करती हैं ताकि ये जांच सकें कि उनके इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैकिंग अटेम्प्ट्स के सामने कितने मजबूत हैं। ऐसे मामलों में हैकिंग एक्टिविटी ऑनर की इजाज़त से ही की जाती है ताकि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस की असरदारी जांची जा सके और सिक्योरिटी की कमजोरियों का फ़ायदा उठाए जाने से पहले ही उन्हें पहचाना जा सके। इस एक्टिविटी को इलीगल हैकिंग से अलग दिखाने के लिए कुछ लोग ओनर की इजाज़त से की गई एक्टिविटी के लिए हैकिंग शब्द इस्तेमाल करते हैं और ओनर की जानकारी या इजाज़त के बिना होने वाली अनऑथोराइज्ड एक्सेस के लिए क्रैकिंग शब्द इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हैकिंग और क्रैकिंग के बीच का ये फ़र्क कोई लीगली एक्सेप्टेड इंटरप्रिटेशन नहीं है। व्हाइट हैट हैकर्स ऑनर की इजाज़त से ही हैकिंग एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि सिक्योरिटी वीकनेसेस को समय रहते पहचाना जा सके और साथ ही ये भी आकलन किया जा सके कि मौजूदा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेजर्स कितने असरदार हैं। इसके विपरीत ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं जो ओनर की इजाज़त लिए बिना ही अनऑथोराइज्ड एक्सेस हासिल कर लेते हैं और इसी वजह से इलीगल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल माने जाते हैं। इसके अलावा कई इंटरनेशनल हैकर ग्रुप्स भी मौजूद हैं जो अलग अलग वेबसाइट्स और सिस्टम्स में मौजूद सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ की जानकारी आपस में शेयर करते रहते हैं। इनमें से कुछ ग्रुप्स तो सीधे साइबर एक्सटॉर्शन में शामिल रहते हैं, जबकि कुछ और ऐसे भी हैं जो सिर्फ इंफॉर्मेशन और टूल्स शेयर कर देते हैं ताकि बाकी लोग भी उनका इस्तेमाल करके हैकिंग या क्रैकिंग एक्टिविटीज़ कर सकें। अब अगर बात करें बैंकिंग सेक्टर की, तो वहाँ हैकिंग आज भी एक बड़ा सिक्योरिटी खतरा बना हुआ है। यही वजह है कि अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को सुरक्षित रखने के लिए बैंक्स एडवांस प्रिवेंटिव और डिटेक्टिव सिक्योरिटी कंट्रोल्स अपनाते हैं, जिनमें नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल फिल्टरिंग, वेब फिल्टर्स, पोर्ट एनालाइजर्स और दूसरी कई सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। और इतना ही नहीं, ये सिक्योरिटी कंट्रोल्स एनालिटिकल रिपोर्ट्स, सिक्योरिटी अलर्ट्स और दूसरी मॉनिटरिंग टेक्निक्स जैसी सुविधाएं भी देते हैं ताकि हैकिंग अटेम्प्ट्स को समय रहते पहचाना जा सके, समझा जा सके और उनका सही जवाब दिया जा सके। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 यहाँ कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर 6 में।